स्टार्ट करें। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सपोर्ट का है। अभी हम एक्सपोर्ट का केस नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर से एक्सपोर्ट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। ऑन 1 जनवरी 2013 मरीना लिमिटेड, मिला आपको? मेरी जो बुक है वो न्यू है, तो उसमें पेज नंबर 113 है। आपकी बुक में थोड़ा आगे पीछे रहेगा, ढूंढ लेना। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट पे बात करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। हम यहाँ पे कभी इंपोर्टर बन के काम करेंगे तो कभी एक्सपोर्टर बन के। करना कुछ नहीं, पहले पहचानो आप कौन हो। तो अभी हम कौन है? इंपोर्टर। इंपोर्टर क्या करता है? इंपोर्टर गुड्स परचेज करता है, तो परचेज की एंट्री आपको आनी चाहिए, टीवाई बीकॉम के अंदर होगा। उसके बाद सेकंड, जो भी खरीदा है उसका इंस्टॉलमेंट जाता है, इंस्टॉलमेंट पेड करेगा। इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद चेक करेगा कि एक्सचेंज रेट के हिसाब से प्रॉफिट हुआ या पूरे अकाउंटिंग करेंसी में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? एफईएफ अकाउंट में। तो आपको फॉर्मेट क्या बनाना है? जर्नल एंट्री, और साथ में क्या बनेगा? एफईएफ अकाउंट, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर आज एक एडिशन होगा, और ये डिफिकल्ट लेवल है, मतलब इस चैप्टर का डिफिकल्ट लेवल ही सबसे आसान है। और डिफिकल्ट लेवल क्या है कि हम सम्स करते जाएंगे, और हमारा सम्स अचानक 31 पे आएगा, मार्च पे, और अप्रैल की एंट्री एक और बची रहेगी, यानी अगले साल की। कौन सी एंट्री? यानी आप अकाउंटिंग ईयर वैसे तो एक साल का बनाते हो, तो एक साल में जो भी एंट्री रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद जो अगले साल की एंट्री बच जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे ईयर चेंज होगा क्या होगा, तो आपको ईयर चेंज पे एक न्यू एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या दिया होगा? अब ये एक्सचेंज रेट क्या गिवन होगा और इसका क्या ट्रीटमेंट करना है बाद में समझाऊंगा। नॉर्मल केस क्या था? इंपोर्टर परचेज करता है और रिटर्न में हम इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। ये फॉर्मेट आप ध्यान में रखना, तो इससे सम आसान हो जाएगा। आप डेट लिखोगे, जो भी ट्रांजेक्शन है वो लिखोगे, ट्रांजेक्शन कितने डॉलर पे है और $1 का रुपीस क्या है वो लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट मिल जाएगा। ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते कहाँ पे? जर्नल एंट्री। लेजर हम लोग हमेशा आखिरी में बनाएंगे, ये बहुत इजीली जर्नल एंट्री के बेस पे बन जाता है। हमारा मेन काम क्या है? जर्नल एंट्री। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन 1 जनवरी 2013 मरीना लिमिटेड एंड इंपोर्टर परचेज $250,000 वर्थ रुपीज फ्रॉम गुड्स रुपीज फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी। तो हमने किससे माल खरीदा? जेमिनी से। तो हमारी जो भी एंट्री बनेगी वो हमारी किसमें बनेगी? मरीना लिमिटेड, हम इंपोर्टर है, और हम किससे माल खरीद रहे हैं? जेमिनी से। तो जेमिनी हमारा कौन हो गया? वेंडर। कौन हो गया? अब मैंने जितना पढ़ा उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ। तो मुझे सबसे पहले तारीख बताओ, डेट क्या है? 2000, तो 2013 जैन की 1 तारीख। ट्रांजेक्शन मतलब आपने इंपोर्ट किया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज। मेरी पहली एंट्री परचेज की बनेगी। कितने डॉलर परचेज किया मैंने? $250,000। अब मुझे नहीं पता रुपीस कितना है उस दिन। ठीक है, आगे बताएगा। द पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट वॉज मेड एज फॉलो, कि आपने जो पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है वो 3 इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट पे? 10 फरवरी को आप कितना दे रहे हो? 1 लाख। तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट आ गया फेब की 10 को। पेमेंट का मतलब इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट कर रहा हूँ? $1 लाख, राइट। फिर मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ? 15 मार्च को $75,000। तो मार्च की तारीख आ गई 15। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना डॉलर? $75,000, 15 मार्च। फिर आ गया 20 अप्रैल। यहाँ पे आपकी बत्ती जलनी चाहिए
कि सर मार्च तो क्लोजिंग ईयर हो गया, यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग खत्म हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 20 अप्रैल की एंट्री पास करने से पहले मार्च 31 को एक्सचेंज रेट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। किसकी एंट्री? मैंने आपको अभी बोला कि जैसे ही ईयर क्लोज होता है आपके क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, तो 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर पे न्यू एक्सचेंज रेट क्या है आपको दिया होगा। नीचे देखो, अभी हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने का बच गया, 20 अप्रैल का। तो मैं पहले यहाँ पे क्लोजिंग करूंगा, ये क्लोजिंग के बाद मैं अप्रैल की 20 तारीख को मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करूंगा। कितने का? 75,000। रिकॉर्डिंग समझी? डेट लिखो, ट्रांजेक्शन्स लिखो, डॉलर लिखो। अब मेरा सम किस में होता है, रुपीज में, तो मुझे इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो मुझे डेट वाइज चेक करो कि आपके डॉलर का अमाउंट कितना चल रहा है। 1 जनवरी 2013 क्या रेट चल रहा है एक डॉलर का, 49। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 49। 10 फेब को मेरा इंस्टॉलमेंट जो जा रहा है $1,00,000 का, उस पर रेट क्या जा रहा है, 49.50। मार्च की फेब को जो इंस्टॉलमेंट जा रहा है उस पर रेट कितना है, 47. यहाँ पे एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। और अप्रैल की 20 तारीख को अब कमाल की चीज देखो, आपकी बुक में ना 31 मार्च का रेट दिया हुआ है, कितना दिया $1 का, 45। अब एकदम सिंपल सी चीज, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर इज, इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब जो बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस कितना है, अगले साल आप कितना पेमेंट करने वाले हो, 75। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एक्सचेंज रेट जब भी चेंज होगा उसका यहाँ पे डिफरेंस लेना, क्या लेना, डिफरेंस क्या होता है, सर कितने में खरीदा था, आपका न्यू रेट कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4। और जो ₹4 का फायदा या नुकसान है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, बैलेंस इंस्टॉलमेंट से। किससे मल्टीप्लाई होगा, कि आपने जिसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। तो 75 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। याद रहेगी ये चीज, 31 मार्च को जब भी ईयर चेंज होगा तो आपको एक न्यू रेट दिया जाएगा, उस न्यू रेट में हमारे पुराने न्यू रेट में एक फर्क आएगा, वो फर्क लिख लो, कितने का फर्क है, ₹4 का। वो किससे मल्टीप्लाई होगा, बैलेंस इंस्टॉलमेंट। सर बैलेंस मतलब ये तीनों तो पेड हो चुके हैं, तो बचा क्या है, 75। तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 75 से। याद रहेगा आपको, पक्की चीज। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। करो इसको, 2.5 लाख इंटू 49, बता कैलसी बता, तुम लोग को कैलसी चलाने नहीं आ रही रे। 2.5 लाख इंटू 49, तो ये आ रहा है 1,22,50,000, 1,22,50,000। देन फिर 1 लाख इंटू 49.50, तो आपका आंसर आ रहा है 49,50,000। देन 75,000 इंटू 47.60, तो आ रहा है 35,70,000। देन मेरा ईयर चेंज हुआ तो बैलेंस कितना है, 75,000, उस पर डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे ईयर चेंज पे, ₹4 का, तो ये आ गया 3 लाख। फिर मेरा आखिरी पेमेंट कितने का जा रहा है, 75 इंटू 46.75,
ये जा रहा है 35,06,250। अब ये कैलकुलेशन के बाद कोई भी काम बाकी नहीं है, सिर्फ मुझे एंट्री लिखना है और अमाउंट मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। तो अगर आपने पेपर में ये वर्किंग रेडी कर ली, वर्किंग का फॉर्मेट है डेट, ट्रांजेक्शन, डॉलर, रुपीज। ट्रांजेक्शन में परचेज किया तो परचेज, इंस्टॉलमेंट जितनी बार दिया, बीच में 31 मार्च आ रहा है यानी अप्रैल की एंट्री से पहले मार्च आएगा ही, उस पर क्या करना है, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस कितना आया, 4। कैसे मिला, सर आपने 49 में उससे सौदा किया था, अब जब ईयर चेंज हो रहा है तो वो कितना बोल रहा है, 45 के हिसाब से अगले साल से काम चलेगा, तो 49 और 45 में कितना डिफरेंस आया, 4 रुपए का। किस पे लगेगा, बैलेंस इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे अगर और 2 इंस्टॉलमेंट होते हैं ना तो उन सबका टोटल करके यहाँ बैलेंस निकालना। समझ में आया, ठीक है। अब एंट्री पास करते डेट वाइज। आपने खरीदा, परचेज किया, परचेज की एंट्री सबको आती है। परचेज की एंट्री क्या है, 2013 जैन की फर्स्ट। परचेज करने की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट। टू, किससे परचेज किया, जेमिनी से। कितने का परचेज किया, 1,22,50,000। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, being import $250,000 where $1 is equal to कितना है, 49। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। यहाँ पे किसी को डाउट है, फिर हमने 10 तारीख को इंस्टॉलमेंट दिया, कितना इंस्टॉलमेंट दिया, 1,00,000। पेमेंट करने की एंट्री क्या बनती है कि सर जब जब पैसा देते हैं बैंक क्रेडिट और जिसको दे रहे हैं वो डेबिट। तारीख क्या है, Feb 10। एंट्रीज ट्रेडिंग कंपनी कितना पेमेंट है, 1,00,000 पे 49.5 मतलब कितना हो रहा है, 49,50,000। इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री यही रहेगी, 10 बार इंस्टॉलमेंट पेड करोगे तो भी एंट्री क्या पास करोगे, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ $1,00,000 where $1 is equal to how much, 49.50। डन। अब आप मुझे बताएंगे ये इंस्टॉलमेंट की एंट्री मैंने दे दिया तो मैं अगली की तरफ जाऊंगा, नहीं सर मैं चेक करूंगा ये जो इंस्टॉलमेंट पे मैंने पैसा दिया हूँ ये खरीदने वाले रेट के हिसाब से ज्यादा दिया या कम दिया। तो रेट कितने का था, मुझे एज अ इम्पोर्टर कितना पैसा देना था, 49। मैं कितना दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस 1,00,000 पे मैं कितना ज्यादा दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 50,000, बराबर ना। अब मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, सर ज्यादा दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, लॉस है। और लॉस डेबिट किसको करता है, FEF
अकाउंट को, याद रहेगा। ठीक है, तो 50,000 की एंट्री बनेगी, FEF डेबिट होगा, तो नीचे क्या आएगा, कंपनी का नाम जिससे आपने माल एक्सपोर्ट करवाया है। एंट्री इज FEF अकाउंट डेबिट टू कितने का लॉस हुआ अपने को, 50,000 रुपए। डेट क्या लिखेंगे, सेम डेट जिस दिन आपने, तो आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी एंट्री कंबाइंड क्या है, एक ही साथ है, बिकॉज जमीनी जमीन इधर है, तो यहाँ पे 50,000 के लॉस को डेबिट में लिख के टोटल बैंक करके आपको ज्यादा दिखाया होगा, 5 कुछ 50,000 एट 50 लाख दिखाया है, तो हम क्या करेंगे, लॉस को एडजस्ट करेंगे अलग से ताकि एंट्री में प्रॉब्लम ना आए। तो सिंपल एंट्री, पहले पैसा दे दो, फिर लॉस प्रॉफिट एडजस्ट कर लो। नरेशन क्या लिखेंगे, 3 लॉस ऑन इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर टू FEF अकाउंट। तो यहाँ जनरल एंट्री में आपको FEF नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। चलो इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट होने के बाद मार्च आ गया, मार्च में एक और इंस्टॉलमेंट पे करना है, कितने का पे करना है, 75,000, कितने में करेंगे, 47.60, ये वैल्यू का मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट करने की एंट्री यही रहेगी। नेक्स्ट डेट मार्च की 15 तारीख, एंट्रीज जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है हमें, 35,70,000, 35,70,000। अब इसका नरेशन में नहीं लिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 75, आई थिंक सॉरी 1 लाख 75,000 और रुपीज के जगह पे क्या लिख देंगे, 47.60। नरेशन लिख लेंगे, ठीक है। आप पेमेंट किया तो मैं क्या चेक करूंगा, भाई मेरे को कोई डिफरेंस मिल रहा है क्या, ठीक है डिफरेंस देखते हैं। माल कितने में खरीदा, 49 में, दे कितना रहा हूँ, इन दोनों में फर्क दिख रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, 1.40, 1 रुपया 40 पैसे का, यानी 75,000 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा मुझे बताओ। ₹1,05,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये लॉस हुआ या प्रॉफिट, सर 49 देना था, आपने दिया कितना 47, तो कहीं ना कहीं फायदा हो गया, तो ये प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट आपके FEF अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, तो FEF क्रेडिट, तो डेबिट में क्या जाएगा, कंपनी हमारा एक्सपोर्टर जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एंट्री इज जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट 1,05,000। डेट क्या लिखेंगे, तो वही सेम डेट रहेगी जिस दिन इंस्टॉलमेंट दिया था, मार्च की 15। नरेशन लिख लेंगे इसका भी, लॉस की जगह पे क्या डाल देना, बस आगे बढ़ते हैं। अब मार्च के बाद मेरा इंस्टॉलमेंट अप्रैल का था, किसका था,
तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है कि 31 मार्च को हम पहले क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद इस पे आएंगे। तो याद रखना क्लोजिंग की आपकी बुक में टोटल 2 एंट्री होती है। कितनी एंट्री होती है? पहली एंट्री कौन सी होगी? एक्सचेंज रेट की। कौन सी होगी? मैंने आपको बोला है कि आपको एक न्यू एक्सचेंज रेट दिया जाएगा कि आपका न्यू एक्सचेंज कितना है 31 को 45, पहले कितना था 49, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया? ये हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा? बैलेंस मतलब क्या? जो नीचे इंस्टॉलमेंट दिए हैं कितने भी होने दो, अभी एक है 4 भी हो सकते हैं, तो चारों को टोटल करके इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मैं 75,000 से इसको 4 को मल्टीप्लाई कर तो कितना हुआ? अब आपको एंट्री बनाने के लिए इस 3 लाख के बारे में सिर्फ ये सोचना है कि ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है। क्या ये? चाहे फायदा हो चाहे लॉस हो, जाएगा किधर? अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि ये जो 4 रुपए का डिफरेंस आया न्यू एक्सचेंज रेट और ओल्ड एक्सचेंज रेट में, ये आपके लिए फायदा है या नुकसान? एज अ इम्पोर्टर सोचो, जब मैंने माल खरीदा था तो मैं 49 के हिसाब से मेरे इंस्टॉलमेंट को चेक कर रहा था। सही बात है। अभी न्यू अकाउंटिंग ईयर आ गया, अब ये साल से वो क्या बोल रहा है कि जो भी इंपोर्ट होगा, जो भी इंपोर्ट किया जाएगा आगे से, वो किसके हिसाब से जाएगा? तो रेट बढ़ा या कम होगा? एज अ इम्पोर्टर जब जब मेरा एक्सचेंज रेट कम होगा मुझे फायदा होगा। क्या होगा? तो अब से जब मेरा ईयर चेंज होगा अप्रैल की 1 तारीख से, मैं सारे इंस्टॉलमेंट को इससे कंपेयर नहीं करूंगा। किससे कंपेयर करूंगा? 45 से। बात समझ में आया? तो सर 4 रुपया आपको कम करके मिल रहा है तो आपको फायदा, फायदा कहाँ जाता है? एफ अकाउंट के। तो डेबिट में कौन जाएगा? कंपनी। समझ में आया? तो 31 मार्च को न्यू एक्सचेंज रेट में हमें प्रॉफिट हुआ। तो मार्च की 31 तारीख प्रॉफिट की एंट्री यही सेम जो ऊपर लिखी हुई है, एंट्री इज जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कितने का फायदा हुआ सर? 4 रुपए का डिफरेंस और 75,000 बैलेंस इंस्टॉलमेंट, 3 लाख रुपए। कितने का? इसका नरेशन में लिखा के दे देता हूँ क्लोजिंग का। बीइंग प्रॉफिट ऑन न्यू एक्सचेंज रेट ट्रांसफर टू एफ अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है? अब ये वाले एंट्री को मैं बस स्टार मार्क कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज कल जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें हमने क्लोजिंग की एंट्री क्यों नहीं की थी? बिकॉज मेरा अगला इंस्टॉलमेंट था ही नहीं, सब यहाँ पे खत्म हो चुका था नॉर्मल। लेकिन एक इंस्टॉलमेंट अप्रैल में गया तो इसको देना तो है, लेकिन इसको देने से पहले क्या करना पड़ा? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में हम क्या देखेंगे? एक तो न्यू एक्सचेंज रेट मिलेगा और दूसरा क्या देखेंगे? क्लोजिंग में ये जो एफ अकाउंट बना है इसको क्लोज करेंगे, इसकी एंट्री पास होती है ना। याद है क्या? नहीं, कल इसकी एंट्री बने थे, टैली करने का बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा डेबिट में तो पीएनएल यानी प्रॉफिट, यहाँ पे भी पीएनएल मतलब लॉस। तो अब क्या करेंगे आप? पहली एंट्री आपने कौन सी पास की? न्यू एक्सचेंज रेट की। सेकेंड एंट्री किसकी आएगी? एफ की। किसकी आएगी? तो एफ तो बनाना पड़ेगा। तो एफ किससे बनेगा? उस एंट्री से बनेगा। ठीक है। अब देखो जहां जहां एफ आया है बस उसको उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट करो। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे है, यहाँ है। डेबिट में कितना है? 50,000। तो मैं यहाँ पे डेबिट में लिख देता हूँ। किसका नाम लिखेंगे? डेट क्या है उसकी? 2013 फेब की 10 तारीख। बराबर है। आगे बढ़ते हैं। इस वाली एंट्री में है एफ यहाँ है, क्रेडिट में कितना है? नाम किसका आएगा? बराबर ना। इसके बाद डेट क्या है इसकी? मार्च की 15।
फिर एक क्लोजिंग में भी आया है, किधर आया है, कितना है, क्या लिखेंगे, ये जो टीसी लिखा हूं मैंने, आप लोग पेपर में फुल फॉर्म लिखेंगे, ट्रेडिंग कंपनी। हो गया ना, अब इसको क्लोज करो। तो टोटल में बड़ा कौन सा है, 4,05,000, 4,05,000, 4,05,000 में से 50,000 माइनस कर दो, 3,55,000। टू, ये जो बैलेंस है इसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कहते हैं, अब ये एंट्री बनी है, क्या एंट्री बनी है, FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये बैलेंस यहाँ पे आता तो ये एंट्री उल्टी हो जाती, PNL डेबिट में चला जाता, FEF क्रेडिट में चला जाता। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, FEF डेबिट होगा। तो मार्च 31 को FEF अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड, और ये डिफरेंस कितने का आया, बात समझ में आ रही है। मुझे इसके साथ ये अकाउंट भी करवाना था बट मैं एंड में कराऊंगा इसको, लास्ट में। अभी हमारा मेन क्या है, जर्नल एंट्री, FEF जर्नल एंट्री। अब आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पढ़ोगे तो मांगा है उसने, लास्ट में पढ़ो, प्रिपेयर जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, क्या मांगा है, मतलब मुझे हमारे जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या चाहिए, अकाउंट चाहिए, बना के बोला है तो हम बनाएंगे। तो इसको अभी सीखना इतना इंपॉर्टेंट क्या है, जर्नल और FEF। जब ये पूरा सम्स हो जाएगा तो मैं उसके बिहाफ पे आपको ही सिखा दूंगा। अभी मेरा क्या चल रहा है, सर माल खरीदा, एंट्री पास, इंस्टॉलमेंट दिया, एंट्री पास, इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉफिट लॉस हुआ, उसको FEF में डाल दिया, उसके बाद फिर पेमेंट किया, पेमेंट की एंट्री, सर उस पेमेंट पे प्रॉफिट लॉस हुआ, FEF में डाल दिया। ये पेमेंट के बाद अगला पेमेंट अप्रैल में था तो मुझे यहाँ पे क्लोजिंग करना पड़ा, क्या करना पड़ा, तो क्लोजिंग में क्या करेंगे, पहले आपको एक्सचेंज रेट नया दिया होगा, उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ, उसकी एंट्री पास करो। सर वो होने के बाद FEF अकाउंट रेडी करो, FEF टैली करो, उसका जो बैलेंस आएगा उसकी एंट्री बनेगी। अब आपका क्लोजिंग हो गया ये साल। अब आप क्या कहाँ पे जाओ, लास्ट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में, अप्रैल की 20 तारीख को इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, इंस्टॉलमेंट कितना बचा हुआ है, कितने से देने वाले हैं, 46.75, कितना आएगा हमारा, 35,06,250। चलो पेमेंट करने की एंट्री आपको अच्छे से याद हो गई है। अब मैं पेमेंट करूंगा अप्रैल में 20 को, और पेमेंट करने की एंट्री क्या है, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 35,06,250, 35,06,250 पेमेंट किया। तो पेमेंट करने के बाद क्या, हम चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे मैं आपका दिमाग चेक करता हूँ, कितना दिया, कितना देना था, बात कितने में हुई थी, अगर आपने इसको इससे कंपेयर किया, रॉन्ग। क्यों सर, क्योंकि अप्रैल जब आया तो मार्च में बोला गया रेट चेंज। अब आपको 49 के हिसाब से अपने इंस्टॉलमेंट को वैल्यू नहीं करना है, किसके हिसाब से करना है, तो ये रेट चेंज होने का मतलब समझा क्या है, कि जितने इंस्टॉलमेंट आगे कंपेयर किए जाएंगे वो किससे किए जाएंगे, न्यू एक्सचेंज रेट से, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कितना है, अब सोचो, आपको 49 देना था, कितना देना था, आपने कितना दिया, 46.75, ज्यादा दिया या कम दिया, कितना ज्यादा दिया, 46.75 में से 45 माइनस करो, 1.75,
मल्टीप्लाई कर दो उसको 75 से, कितना आ रहा है? 1,31,250 आ रहा है, बराबर ना? तो ज्यादा दिया तो ये मेरे लिए क्या है? और लॉस एफ में जाता है, कौन सी साइड जाता है? डेबिट साइड। इसकी एंट्री क्या बनेगी मुझे बताओ। वेरी गुड, एफ अकाउंट डेबिट टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कितने का अमाउंट आया? 1,31,250। समझा ये बात? इसकी डेट क्या थी सर जिस दिन पेमेंट किया? अप्रैल की 20। अब हमारा सम खत्म हो गया, देख रहे हैं? इसके बाद क्या सर? इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि एफ अकाउंट है, इसमें यहाँ तक तो सब कुछ आ गया, लेकिन ये भी तो एफ है, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर करो, एफ किधर आया? डेबिट में, तो डेबिट में लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा? 1,31,250। अब मैंने बोला हमेशा हम क्लोजिंग कब करते हैं? मार्च में। तो ये जो मार्च है 2013-14, तो ये क्या चलेगा? 14-15 क्या चलेगा? यानी मार्च की तारीख क्या आएगी? 2015। क्या आएगा यहाँ पे? हमारा ईयर ऐसा चलता है ना, 13-14, तो ये क्या चल रहा है? 14-15। तो ये मार्च जो आया है 2000 कौन सा आया है? 15 वाला, 31 मार्च। अब इसके दिन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2, जेमिनी का नाम, बैलेंस। अब इसको टैली करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे भी कितना आएगा? यहाँ पे भी कितना आएगा? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अभी एंट्री बनेगी, इस एंट्री के हिसाब से पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा और एफईएफ अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, ये वाली एंट्री आप लोग पास कर लेंगे। अब बचाइए, तो ये ठीक है, ये तो कुछ नहीं, ये तो हम बना लेंगे क्वेश्चन से। इम्पोर्टेंट क्या है, माइंड में सेट कर लो पहले कि एफ आपके सेम 6 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। सर क्यों इजी है? बिकॉज जब इम्पोर्टर माल खरीदता है तो परचेज की एंट्री पास करता है, और दूसरा इंस्टॉलमेंट देने की एंट्री बार बार आ रही है। इधर भी इंस्टॉलमेंट दिया, इधर भी इंस्टॉलमेंट दिया, और इधर भी इंस्टॉलमेंट दिया, तो एंट्री में फर्क नहीं, कैलकुलेशन में फर्क आएगा। जितना दे रहे हो उतनी की एंट्री बनेगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट देते समय ध्यान क्या देना है कि जिसमें खरीदा था और जो दे रहा हूँ उसमें डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस को कंपेयर करके डिसाइड करो, ज्यादा दिया तो लॉस, कम दिया तो प्रॉफिट। लॉस और प्रॉफिट कहाँ जाता है? हमारे एफ अकाउंट में, उसकी एंट्री बनाओ। अब कभी कभी ऐसा होगा 49 में खरीदा और दे भी 49 के हिसाब से रहो, तो नो प्रॉफिट, फिर आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे नया क्या था आज कि सर हमारा सम मार्च 15 के इंस्टॉलमेंट के बाद सीधा इंस्टॉलमेंट कब आ रहा था? तो मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, हमको पता है कि 31 मार्च को ईयर क्लोज होता है। तो ये एंट्री करने से पहले मुझे क्या करना था? क्लोजिंग। क्या करना था? क्लोजिंग में दो बातें ध्यान में रखना। कितनी बातें? एक न्यू रेट दिया होगा और दूसरा एफ आपकी प्रैक्टिस में आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है? न्यू रेट। सर न्यू रेट आया मतलब आपको बोला जा रहा है कि अगले साल से इंपोर्टर का रेट क्या है? 45। आपने कितने में लास्ट ईयर डिसाइड किया था? आप पिछले साल 49 से दे रहे थे, ये साल 45 के हिसाब से दोगे, तो 4 रुपया गिरा। 4 रुपया जो गिरा वो डिफरेंस किसका प्रॉफिट है? जो हमारे बैलेंस इंस्टॉलमेंट है उसका प्रॉफिट है। अब यहाँ पे जितने भी रहेंगे पूरे पे मिलेगा। वो प्रॉफिट जो होता है उसकी एंट्री क्या बनती है? सर प्रॉफिट हुआ तो एफ अकाउंट क्रेडिट, और हमेशा किसकी वजह से प्रॉफिट होगा? आपको आपके एक्सपोर्टर की तरफ से, जिससे आप इंपोर्ट करवा रहे हो। ठीक है सर, ये एक्सचेंज रेट हो गया। उसके बाद एफ अकाउंट बनेगा, एफ की क्लोजिंग होगी। वो क्लोजिंग के बाद आप क्या करते हो? अगले इंस्टॉलमेंट को पे करते हो। अगला इंस्टॉलमेंट पे किया, उस पर भी प्रॉफिट लॉस हुआ, लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस कंपेयर किससे किया? 46 को 49 से कंपेयर नहीं किया। अब 20 अप्रैल पे 46 किससे कंपेयर होगा?
न्यू एक्सचेंज रेट से। तो मुझे मालूम पड़ा सर मैंने ज़्यादा दिया तो क्या हो गया मुझे लॉस, और लॉस की एंट्री में एफ क्या होता है, समझ में आ गया। एकदम बेसिक, प्रैक्टिस करोगे तो हाथ ऐसा बैठेगा कि एफ की आप पूरी बुक के सम्स आसानी से कर सकते हो। ये डिफिकल्ट लेवल था, इसके बाद जो भी कराऊंगा सेम रहने वाला, समझ में आ गया। तो इसके बाद एक और लेक्चर लूंगा मैं किसके लिए, इंपोर्टर के लिए। हम इंपोर्टर का सम फिर से करेंगे। कैलकुलेशन सीखो, एंट्री सीखने की जरूरत नहीं है। एंट्री क्या है, परचेज और इंस्टॉलमेंट। अब अगर इसको मैं आपको बनाने बोलूं तो कैसे बनाएंगे, ये सारी एंट्री में किसका अकाउंट है, जेमिनी। तो जेमिनी का नाम जहां जहां आया वहां पे पोस्टिंग करो। सिर्फ ध्यान में रखना, जेमिनी अगर डेबिट में तो डेबिट है, जेमिनी अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट है। तो डेबिट वाले को डेबिट में लिखना, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखना। जब ये आएगा ना 31 मार्च, जैसे मैंने इसको क्लोज किया, आप इसको क्लोज कर लेना, उसका जो भी बैलेंस आएगा उससे कोई एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिख देना, अकाउंट्स का रूल है बैलेंस कैरिड डाउन अगली साइड पे ब्रॉट डाउन होता है। तो आप इस बैलेंस को यहाँ कॉपी कर लेना। फिर से जेमिनी आया है तो ये वाला जेमिनी भी उधर आ जाएगा, फिर टैली करके छोड़ देगा। समझ में आया, ठीक। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अगर नहीं समझा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैसे भी एक अकाउंट बनाएंगे तब सीख लेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जेमिनी वहां पे डेबिट में है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में है तो क्या करके दिखाओ, जल्दी बोलो, चलो देख लो फटाफट। पहली एंट्री में किधर है जेमिनी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,22,50,000 बराबर ना, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बराबर। अगली एंट्री में किधर है, डेबिट में, टू बैंक बराबर ना। अब यहाँ पे डेट है तो यहाँ पे भी डेट का कॉलम बनेगा, ठीक है। अभी मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद है क्या, कितना है, फिर है डेबिट में कितना है, 35,70,000 डन। फिर है डेबिट में कितना इधर है कितना है डन ना। अब मेरा ईयर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो मैं पहले क्लोज कर लेता हूँ। कैलसी में लो 1,22,50,000 जल्दी से, प्लस 50,000, तो ये हो गया 1,23,00,000। माइनस करो 49,50,000, आराम से करना, माइनस 35,70,000, माइनस 1,05,000 और माइनस 3,00,000। कितना आ रहा है, 33,75,000 बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को मैं कहता हूँ टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी डेबिट में जाएगा तो बाय बैलेंस ओपन कर दिया। अब क्या इसके बाद अगली बार ईयर में जेमिनी का नाम है डेबिट में, कितना है, डन। फिर है क्रेडिट में, तो यहाँ लिखेंगे एक्चुअल में, जरा एक कैलसी में लो, लिया, इसमें जरा माइनस करो कितना आ रहा बताओ, कितना ही आ रहा है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ अकाउंट, क्या लिख देते हो, जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस कहाँ से आता है पता है,
समझ में आया? यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा वो किसके थ्रू एक्सेस होगा? एफपीएफ के थ्रू। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। तो अभी आप क्या करोगे, जितने क्वेश्चन मैंने कराया हूँ उतने ही क्वेश्चन को आप रिपीट कर लो, क्योंकि मैं आपको होमवर्क बहुत कम दूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, लेकिन आपको एटलीस्ट उसको रिपीट करते हुए चलना है ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया। चलो इसका फोटो खींच लो या इसको कॉपी कर लो।